हाँ तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी तक जो सीटेट एग्जाम हो रहा है अभी अभी हाल में सीडीपी का क्वेश्चन काफी इजी आ रहा है। लेकिन जिनका एग्जाम नहीं हुआ है मेरे दोस्तों सभी के एग्जाम में सीडीपी आपका इजी पूछेगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये बनता है कि भाई सीडीपी आएगा कहाँ से और पूछ कहाँ से रहा है। तो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि 6 to 8 का सीडीपी 1 to 5 में पूछ रहा है, पेपर 2 का सीडीपी पेपर 1 में पूछ रहा है और पेपर 1 का सीडीपी पेपर 2 में पूछ रहा है। और इसी प्रकार से तालमेल बना हुआ है और पेपर 1 और पेपर 2 का सीडीपी जो है वह दोनों इजी का पूछा हुआ था इसके पिछले बार भी। तो मेरे दोस्तों अभी भी आपके पास समय है, अगर आपके पास सीटेट का बुक है 6 to 8 का तो उसका कम से कम सीडीपी और हिंदी देख करके जाइएगा, मजा आ जाएगा एग्जाम देने में। क्योंकि इधर का उधर उधर का इधर, तो सीडीपी आपके एग्जाम में काफी इजी रहेगा। लेकिन तरीका सीखिए दोस्तों, जब इजी रहे तो 30 में 30 करने की कोशिश करिए ना, तब तो औसत भागेगा। और कोई आपका सीटिंग आपका हार्ड पूछ दिया, मान लीजिए ईवीएस हार्ड पूछ दिया तो ये सीडीपी आपका नैया पार लगा देगा। तो मेरे दोस्तों कैसे करना है सीडीपी को ताकि आप गलती ना करें, चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो में। और आप सभी को मैं बताऊं कि प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करके बुला लीजिए कि यहाँ पे क्लास चल रहा है। सभी से कह रहा हूं मैं, सभी को गुड इवनिंग सभी को। चलिए आप लोगों का एग्जाम काफी बेटर जाए, बेस्ट ऑफ लक भाई। शुरू करते हैं आज का क्लास, एक बार शेयर करके बुला लीजिए। लिखा हुआ है कि आप विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है विकास के प्रत्येक चरण के लिए। तो मेरे दोस्तों विकास के प्रत्येक चरण को ही कहते हैं विकासात्मक कार्य। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, लेकिन विकासात्मक बाधाएं आपका गलत है। आवश्यकता अभिप्रेरणा के लिए जाता है, तो यहाँ पे अभिप्रेरणा की बात नहीं कर रहा है, क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है मेरे दोस्तों। क्या कर रहा है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, विकास के प्रत्येक चरण के सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य करते हैं, क्योंकि जो भी काम होगा वह समाज में ही होगा और इससे विकास के प्रत्येक चरण निर्धारित होंगे समाज में। आपका उत्तर ए पर जाएगा। तो देखिए सभी क्वेश्चन में देखिए कितना क्रिटिकल टाइप्स के दिया हुआ है ऑप्शन, तो ऐसे आप कर लेते हैं 6 to 8 तो शायद ही आप गलती करके आइएगा। अगला है कि विकास डैश है। मेरे दोस्तों विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, ये तो बात सही बोला। विकास जो होता है वह शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, माने केंद्र से बाहर की ओर होता है और सिर से पैर की ओर होता है। विकास नीचे से ऊपर नहीं होता है, ऊपर से नीचे होगा। एक आयामी लिखा हुआ है, गलत है, बहुआयामी होता है। पर्यावरणीय कारकों को प्रभावित नहीं करता है, नेगेटिव बात बोला, मारिए फर्स्ट ए आपका सही चला जाएगा। अगला प्रश्न शेयर करके बुलाते रहिए अपने दोस्तों को। प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल अवस्था तक तेजी से विकसित होता है फिर ठहर जाता है। भैया ये बात सही बोला क्या? मानव मध्य बाल अवस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीखता, दोनों बात गलत बोल रहा है। ठहर जाता है और नहीं सीखता है, दोनों बात गलत है। आपका दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी एक समूह में अपने खेल के दौरान लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्ची की नृत्य पर टिप्पणी करती है। मान लीजिए एक बच्ची डांस की और एक दूसरा बच्ची इसका जज कर रही है और टिप्पणी कर रही है कि तुम कैसे किए हो। यह परिस्थिति बच्चे में सामाजिकरण के डैश के भूमिका को दर्शाएगा। बताइए क्या दर्शाएगा, क्या चीज के भूमिका को दर्शाएगा?
धार्मिक मेरे दोस्तों गलत है। परिवार वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, विद्यालय की बात नहीं होगी, यहाँ मीडिया की बात होगी। क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चा को जज कर रहा है, मीडिया का काम कर रहा है कि तुम क्या किए हो, कैसे डांस किए, कहाँ कमी है। तो जज करने वाला काम कभी भी रहेगा वहाँ पे आपका मीडिया सही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में करने की योग्यता पा लेता है? बताए किसमें योग्यता पा लेता है? मेरे दोस्तों कभी भी अगर योग्यता पा ले तो वह मूर्त संक्रियात्मक में होगा। आप कहिए सर आप डायरेक्ट आंसर पर जा रहे हैं, कुछ तो तरीका बताइए। मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर लिखा रहता नहीं पा लिया, कोई भी क्वेश्चन अगर जीन पियाजे का नहीं वाली बात करे तो वह पूर्व में जाता है, और कोई भी क्वेश्चन जो पॉजिटिव बात करे कि आ जाता है बच्चों में, तब वह मूर्त में जाता है। ठीक है, ये ट्रिक इस्तेमाल करिएगा, शायद आप गलती कभी नहीं करके आएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जवाब देने की कोशिश करिए। और मेरे दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं भैया। मैं इतना एक्टिव होकर के बताता हूँ और कभी भी बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या करता है कि जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? देखिए, परिष्कृत करती है, परिवर्तित करती है, वो भी मानसिक संरचना को क्या कर रही है? परिष्कृत या परिवर्तित। तो इसी को परिष्कृत और परिवर्तित को कहते हैं संतुलन करना, है ना। परिष्कृत माने बदलना, परिवर्तित माने बदलना। तो बदलने से क्या होगा? आपको संतुलन बना रहेगा, इसको कहेंगे आपका संतुलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, काफी बेटर क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक नंबर टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको याद नहीं होता है तो शायद आप 30 में 30 नहीं करके आइएगा, इसीलिए इस सेशन को मैं शामिल किया हूं, ताकि ये जो है ना, देखिए देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये सब क्वेश्चन याद करने वाली बात है कि किसने क्या कहा तो क्या होगा। विद्यार्थी को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख उनकी सहायता के लिए एक अध्यापिका उनको संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अगर एक बच्चा है और समस्या को हल करने में कठिनाई अनुभव करता है और आप टीचर होने के नाते आप उसको इशारा से और संकेत से, दो चीज, इशारा और संकेत से उसको आप मदद कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं ढांचा या पार। ठीक है, तो संकेत की बात करें तो ढांचा या पार होगा। निम्नलिखित में किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? यह बात किसने बोला? संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, किसने बोला ये बात? तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, संज्ञानात्मक विकास सहयोगात्मक प्रक्रिया। कितने लोग इसमें पियाजे साहब को मारेंगे, लेकिन इसमें पियाजे साहब दिया ही नहीं है। अगर पियाजे रहता तो आप लोग पियाजे मारते। लेकिन मेरे दोस्तों, संज्ञानात्मक चीज जब सहयोग कर रहा है, सहयोग कहाँ होता है? तो समाज में होगा मेरे दोस्तों। और समाज वाली बात आपके वाइगोस्की साहब बोले, तो सहयोग की बात बोले तो वाइगोस्की कीजिएगा। लॉरेंस, देखिए काफी, मैं आप सभी को, देखिए मेरा सेशन हमेशा बेटर रहता है क्योंकि मेरे प्रत्येक सेशन में कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे और गार्डनर सभी शामिल रहते हैं। और इसको अगर आप कर लेते हैं तो एक कोलबर्ग का क्वेश्चन आएगा, एक पियाजे का क्वेश्चन आएगा, एक वाइगोत्स्की का आएगा और एक गार्डनर का आएगा, और सेकेंड भाषा में एक चोमस्की का प्रश्न आएगा। 5 प्रश्न तो ऐसे ही हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत एक मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। मेरे दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग का एक ही आलोचना है, आप लोग याद रखिएगा।
वह आलोचना क्या है कि कोलबर्ग ने नारी के परिप्रेक्ष्य बोले तो स्त्री के बारे में कोई भी प्रयोग अपना विकास या कोई भी अपने सिद्धांत में नारी के परिप्रेक्ष्य को नहीं रखा है, बोले तो गौण रखा है, छुपा के रखा है। कोलबर्ग साहब नारी के बारे में बोला ही नहीं, और बोला नहीं तो उसको कहेंगे उसके सिद्धांत में नारी का परिप्रेक्ष्य क्या है, गौण है, और ये आलोचना का विषय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया हावर्ड गार्डनर का। हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है और निम्नलिखित में कौन सी गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। बताए हावर्ड गार्डनर का एक नहीं है, कौन होगा? तो संगीतमय बुद्धि हावर्ड गार्डनर बोले हैं, भाषायिक बुद्धि बोले हैं, शारीरिक गति बोले हैं, लेकिन मेरे दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि हावर्ड गार्डनर साहब नहीं दिए हैं, ये व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक गेस्टलवाद मनोवैज्ञानिक साहब दिए। ठीक है ना, चलिए तो हावर्ड गार्डनर की बुद्धि आप लोग पढ़े हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? संरचनात्मक शिक्षण कब होगा? जब बहुत प्रकार के बहुत सारे चीज से बच्चों को आप स्पष्टीकरण देंगे। तो यही आपका आंसर एक पर ही झलक रहा है कि विविध स्पष्टीकरण देना। विविध बोले तो हो गया क्या, प्रगतिशील शिक्षा के लिए सबसे संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, काफी लॉन्ग दे दिया है ना, चलिए कोई बात नहीं, तो इसको और लॉन्ग कर देते हैं। बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? बहुभाषिकता मेरे दोस्तों विद्यार्थियों के विद्यालय के दौरान मातृभाषा और स्थानीय भाषा का उपयोग की, यानी दंडित किया जाना चाहिए। गलत बात। स्कूल में केवल उन्हीं विद्यार्थियों के प्रवेश देना चाहिए जो मातृभाषा में बोल रहा है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। कक्षा में ऐसा वातावरण स्थापित किया जाना चाहिए, करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों को समावेशन को बढ़ावा दे। इससे क्या बेटर होगा? उपेक्षा करना गलत बात है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों कि वे बच्चे, एक सेकेंड, हाँ, वे बच्चे जो अक्सर अपने अभिभावक को मानकीय जेंडर रेखाओं पर पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए, पिता को बच्चों को देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में कम संभावना है कि वे जेंडर के अनुसार करेंगे। देखिए, कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़िवादियों के अनुसार करेंगे। अधिक संभावना है कि जेंडर में पृथक्करण का पालन करेंगे। ये बात गलत बोला, पृथक्करण रूढ़ियों का पालन करना गलत जाता है। मानदंड आपका गलत जाता है मेरे दोस्तों। सबसे बेटर आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। और ये आपका कूट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य है सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। क्या टीचर होने का यही मकसद है? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को दोहराना मेरे दोस्तों, ये भी गलत जा रहा है। तो भैया आपका आंसर जो है इसमें तो कोई देगा ही नहीं, क्योंकि 2, 3 और 4 कोई ऑप्शन में नहीं है। तो आपको कूट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को दोहराना को शामिल करना पड़ जाएगा। आपको शामिल करिए, अधिगम के विकास को अनुकूलित बनाइए, कक्षा के अंदर और बाहर के विद्यार्थियों को समर्थन देना। ये आपका तीनों सही जाएगा। डी इज द राइट आंसर। तो मजबूरी होता है, कूट को देख करके आपको मजबूरी का पालन करना पड़ेगा। गत्यात्मक मूल्यांकन समझाने में मदद करता है। क्या मदद करता है? तो बच्चे का बौद्धिक स्तर। मेरे दोस्तों गलत बात है, बौद्धिक स्तर गत्यात्मक में नहीं जाएगा। गत्यात्मक में क्या मदद करता है? समकक्षी में तुलना वाली बात, स्तर वाली बात, अने सब गलत जाता है। बच्चे के विशिष्ट अधिगम की आवश्यकता। देखिए, गत्यात्मक मूल्यांकन समझने में मदद करता है कि बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता क्या है, बच्चे के नियमित विद्यालय में पढ़ने लायक है या नहीं, लायक और नालायक ये वाली बात हटाइए, सी पर मारिए, आपका सही चला जाएगा।
अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, सी जिन्होंने किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप सभी शेयर करके बुलाते रहिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए। प्रतिभाशाली बुला लीजिए एक बार। आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर आप लोग बुलाएंगे ना मेरे दोस्तों तो मैं काफ़ी एक्टिव होता हूँ। आप लोग जब आप मेरे को सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको खुल के सपोर्ट करूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? विविध दृष्टिकोण व्यक्त करने का मौका देना, बचने वाली बात है, ये मौका देना चाहिए, अच्छी बात है। विद्यार्थी का शैक्षणिक संवर्धन गतिविधि प्रदान करना, अच्छी बात है। अध्यापक केंद्रित बोले तो शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, इसी से बचना है मेरे दोस्तों, और आपका उत्तर सी हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि टीचर केंद्रित वाला ऑप्शन गलत होता है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नता को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताए क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग, गलत बात। अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता को स्वीकार करना, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों। सभी अधिगम के लिए निम्न अपेक्षाएं, गलत बात है। और मेरे दोस्तों उच्च अंक वाली बात गलत बोला है, तो आपका तो सही चला गया बी पर। और जिन लोगों ने यहाँ बी किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुओं को खो देता है, तो बताइए क्या होगा? उसमें किस प्रकार का गुण है? तो इसी गुण को कहते हैं अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार। वो बेचैन है, ठीक है, यही जाएगा आपका उत्तर। अगला है श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? उस वक्त बोलने के लिए बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? उस वक्त बोलना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा नहीं देख पाए। जब विद्यार्थी उसका चेहरा नहीं देख पाएगा तो टीचर का काम है उस वक्त बोलना, ताकि वो समझ पाए। हतोत्साहित वाली बात गलत है ना। तकनीकी से बचना चाहिए, गलत है। समय नहीं देना आपका गलत है। मेरे दोस्तों सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। तो कभी भी आप नेगेटिव बात को ना मारे, बच्चे के हित में काम करके आए। ऐसी गतिविधि का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वह किसे समुन्नत करती है? बताए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना होता है, वो बच्चा सृजनात्मक होता है। प्रतिस्पर्धा गलत, रचना कुंठा, बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों का सही गया यहाँ भी। अगला प्रश्न है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को विशिष्ट विद्यालय में भेजना चाहिए, गलत बात। केवल वाली गलत बात, यहाँ विशिष्ट विद्यालय गलत बात, ठीक है। दंड देना गलत बात। तो उस व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार सहायता देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है, बहुत अच्छी बात है भाई। नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान से जोड़ना है। अधिगम एक रेखीय तरीका है, ये बात गलत बोला, बहुरेखीय होता है। तो केवल यहाँ ए सही जा रहा है, बाकी आपका गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। एक सेकेंड देखूं जरा, छूटा नहीं ना है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन पाइएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों को निम्नलिखित में सफलता की किस अवधारणा को चुनौती देनी चाहिए? बताइए किसको चुनौती देनी चाहिए? तो विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे, बहुत अच्छी बात है। खुद को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करने, इसको चुनौती देने वाली बात है क्या? सफलता, प्रतिस्पर्धा,
संबंधित नहीं होनी चाहिए, गलत बात बोला। सफलता संकल्पित समय को संज्ञानात्मक साथ साथ भावात्मक क्षेत्र को भी महत्व देना चाहिए। मेरे दोस्तों सबसे बेटर जो है दूसरे को चुनौती देने वाली बात यही होगा। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड, कि किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय के अध्यापिका अपने निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। आप एक टीचर है, क्या नहीं करिएगा। रूपक विभिन्न क्षेत्रों और एक ही क्षेत्रों का उपयोग, गलत बात बोला। विभिन्न परिघटना में सहसंबंध को रेखांकित करना और विद्यार्थियों को कार्य संबंधों के तलाशने के लिए कहना, गैर उदाहरणों और अपवादों को सम्मिलित करने के लिए कहना। इसमें दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आपका उत्तर क्या होगा। निम्न में से रूपकों को विभिन्न क्षेत्रों में व एक ही क्षेत्र का उपयोग, अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। क्या जाएगा सही दोस्तों। मेरे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये दो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसलिए रोका हूँ इसमें कि दोनों में आपका कौन जाएगा, ए जाएगा या डी जाएगा। तो रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों और एक ही क्षेत्रों का उपयोग, इसमें विभिन्न भी शामिल कर लिया और एक शामिल कर लिया, तो ये कुछ हद तक सही है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको सीटेट पढ़ा रहा हूँ और गैर उदाहरण दूँ, मतलब बोले तो पढ़ाई हो रही है सीटेट का और उदाहरण दे रहे हैं रेलवे का, तो ये हो गया गैर उदाहरण और अपवाद को सम्मिलित कर रहे हैं आप बार बार। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है और एक टीचर होने के नाते इसको आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, गैर उदाहरण नहीं देना है। अगला है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में अधिगम की कौन सी तकनीकी पर अध्यापक को बल देना चाहिए, बताएं। उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, अच्छी बात है। संरचनात्मक अन्वेषण प्रक्रिया द्वारा अधिगम, अच्छी बात है। रट्टा मार, नेगेटिव बात है, तो यही मार के आएंगे, रट्टा मार वाली बात आके आएंगे ना करके। इस पर क्या करना चाहिए, अध्यापक को बल देना चाहिए। ओ सॉरी, नेगेटिव नहीं है। अध्यापक को किस पर बल देना है, तो बल देना है मेरे दोस्तों रट्टा मार, गलत है। दूसरे को अंक वाली बात गलत है। उद्दीपक स्किनर साहब का गलत हो जाएगा। संरचनावाद अन्वेषण पर जोर देना है, इसी पर बल देना है। ये पॉजिटिव क्वेश्चन था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, बताए। रुचि जो होता है वह आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, दंड, इनाम, असफलता का डर जो है वह बाह्य अभिप्रेरणा होता है, तो यहाँ आपका रुचि हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा, क्वेश्चन को पकड़िएगा, नेगेटिव पर ले जा रहा है। बाधक रहेगा, उत्सुकता साधक है, कृतज्ञ साधक है, जिज्ञासा साधक है। बाधक आपका निराशा जो है ना, बाधक उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए कभी नाराज नहीं हो, निराश ना हो सीटेट का एग्जाम से, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका से पूछे जाने पर वह उसके घर के पास जाने वाले गंदे पानी का संदर्भ देता है, तब बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इस जवाब को सिरे से नकारना वाली बात गलत हो गया। इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है, निराधार बात गलत है। जब इस जवाब को अपना लेना चाहिए जब वह जल के रंगहीन होने के लिए तर्क बताना चाहिए। आपका सबसे बेटर आपका सी हो जाएगा, तर्क बताना है बच्चों को, केवल वाली बात आपका गलत जाएगा। अगला है भैया कि अधिगम एक सामाजिक और संरचनात्मक उपागम निम्नलिखित में किसकी महत्ता पर बल देता है। देखिए सामाजिक और संरचनात्मक में सांस्कृतिक भी आता है, तो हम सांस्कृतिक करके आएंगे। कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, आप सभी को वीडियो जैसे ही खत्म हो आप अपने फ्रेंड को शेयर करके जरूर बता दीजिएगा कि यह वीडियो देखिए, मजा आएगा। क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपको माइंड में याद रखना है, जिससे कि आपका 30 में 30 औसत लाने में मदद करेगा अगर ऐसा प्रश्न आया तो।
अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण होगा अगर यह क्या हो, संदर्भ रूप में हो, तब ये अर्थपूर्ण होगा। लेकिन मेरे दोस्तों प्रदर्शन वाली बात कर रहा है, बाह्य कारक वाली बात कर रहा है और खंडों में प्रस्तुत वाली बात से प्रभावशाली नहीं होगा, संदर्भ वाली बात है। तो आप सभी को शेयर कर दीजिए, वीडियो खत्म हो रहा है यहाँ पे। और एक बार लाइक में कमी नहीं कीजिएगा, भर भर के लाइक आप लोग दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।